हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो सीए इंटर स्टूडेंट वालों के लिए होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, आपके जो जीएसटी सब्जेक्ट है ना, उसमें सप्लाई चैप्टर के आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है ना, उसको फटाफट रिवाइज करेंगे। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। सेकेंड थिंग कि यार आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर कैसे कनेक्ट करके लिखना है। थर्ड थिंग, हर क्वेश्चन की समरी, ताकि ना आप एग्जाम में की पॉइंट्स याद रख सको, क्योंकि पेड़ा का पेड़ा आप याद नहीं रख पाओगे और आपको रीड करने में भी थोड़ा आलस आ जाएगा। लेकिन जब आपको शॉर्ट में दी हुई होगी ना चीज़ें, तो आप इजीली रीड कर लोगे। लास्ट डिस्क्लेमर, मैं जो फ्लो चार्ट कर करके आपको समरी दूंगी ना हर क्वेश्चन की, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है आंसर। क्योंकि आईसीआई ने अपने वेबिनार में भी कहा कि जो आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो, शॉर्ट में चीज़ें लिख देते हो, वो नहीं चलेगी, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर लिखना है। तो ईच थिंग मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन एंड आंसर को प्रेजेंट करना है, आईसीआई कैसे चाहता है कि आप आंसर लिखो, प्लस आपका क्वेश्चन एंड आंसर का रिवीजन भी इस वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारी आज की फर्स्ट टिप ये है कि जब भी तुम क्वेश्चन रीड करो ना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप ना सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ही आपका क्वेश्चन होता है, ऊपर बेवजह की स्टोरी दे रखी होती है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि क्या आपका टैक्सेबल इवेंट होता है अंडर जीएसटी, तो आपका टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई एंड लेविएबिलिटी ऑफ अ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन द सेम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि यार टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। सीजीएसटी, एसजीएसटी कहाँ लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब आप एक ही स्टेट के अंदर माल को सप्लाई कर रहे हो, तो वो आपका इंट्रा स्टेट हो जाएगा। वही मान लो आपका एक राजस्थान है और एक आपका गुजरात है, और अब आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि अगर आप ट्रांसफर करते हो गुड्स को ब्रांच को, तो ये ब्रांच को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या उसे आप सप्लाई कंसीडर करोगे या नहीं करोगे। और ये जो ट्रांसफर है विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में, is planning to transfer some goods to its branch registered in West Bengal without any consideration। देखो ये जब वर्ड आ जाए ना तुम्हारा विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो एक सेक्शन तुम्हारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार इस सेक्शन का रेफरेंस आपको आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। और ये सेक्शन कहता क्या है कि 4 ऐसे केसेस है जहां पर तुमने विदाउट कंसिडरेशन भी गुड्स या सर्विसेज दी है, तो हम उसे सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजेक्शन दैट विल बी अंडरटेकन बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई अस सप्लाई अस नो कंसिडरेशन। ये कह रहा है कि भाई हमने ब्रांच को ट्रांसफर तो किया है, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो क्या ये सप्लाई कंसिडर होगा। ये तो कह रहा है होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कुछ पैसा तो लिया ही नहीं है, तो सप्लाई क्यों होगा। तो ये चीज पूछ रहा है आपसे कि असर्टेन करो वेदर ट्रांसफर ऑफ अ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ब्रांच, ये क्वालिफाई करता है सप्लाई को या नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले जब विदाउट कंसिडरेशन वर्ड आ जाए, देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्या बोलता है, अगर आपने गुड्स और सर्विसेज दिए विद कंसिडरेशन तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में ना 4 केसेस दिए हुए हैं, उसमें से एक केस है कि अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच गुड्स का ट्रांसफर किया है ना, तो उसे सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ों का प्रोविजन यहाँ पर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर तुम शेड्यूल 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी का रेफरेंस दोगे, कहोगे कि यार देखो अगर तुमने गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर की है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है और बिजनेस के लिए हो रहा है ना, तो हम इसको सप्लाई मान लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि यार आपने एक ही पेन पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए, चाहे विथ इन द स्टेट लिए हो या अलग अलग स्टेट में लिए हो, वो पर्सन आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। जिस केस में क्या हुआ है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड ने एक रजिस्ट्रेशन तो खुद का लिया है, एक ब्रांच का लिया है, ये दोनों ही रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। तो देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं।
फर्स्ट गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ। ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, हाँ। थर्ड बिजनेस के लिए ट्रांसफर हो रहा है, हाँ। तो इसको सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा, चाहे आप कंसिडरेशन दे रहे हो या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया है कि शेड्यूल 1 रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। देखो ये सेक्शन तो तुम याद कर ही लेना, बार बार रेफरेंस आ रहा है इसका, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज तुमने ट्रांसफर किए या तो रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, बिजनेस के लिए किए विदाउट कंसिडरेशन किए तो उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। इसीलिए दामोदर प्राइवेट लिमिटेड ने जो ब्रांच को ट्रांसफर किया है वो क्वालिफाइड एज अ सप्लाई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी एसोसिएट्स इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स। इट इंक्वायर फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको पूरा चीज़ें बतानी है ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जहां पर अगर तुम विदाउट कंसिडरेशन भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर करते हो तो उसको सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अगेन किसका रेफरेंस देना है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। लेकिन इससे पहले ना आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए का रेफरेंस दोगे कि यार जब गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर होती है तो उसमें कंसिडरेशन होता है तो हम उसको सप्लाई मानते हैं। लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में 4 ऐसे केसेस बताए हुए हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो भी आप सप्लाई कंसिडर करोगे। तो देखो आईसीएआई स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ना यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए का रेफरेंस दिया हुआ है क्या सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप किसी भी चीज को सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे कंसिडरेशन होना जरूरी है और वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए। यानी गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है, कंसिडरेशन है और बिजनेस है तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पर सप्लाई हो रही है। लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है, 4 ऐसे केसेस बताता है जहां पर आपकी कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना तो भी आप उन गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफर को क्या मान लोगे? सप्लाई। तो देखो आपको आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए का रेफरेंस देना है क्या सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, उसके लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है क्या सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में कुछ 4 केसेस दिए हुए हैं जहां पर आप एक्टिविटी करते हो विदाउट कंसिडरेशन तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। और ये 4 केसेस कौन से हैं? नंबर 1, तुमने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया किसी एसेट्स का जिसकी तुमने बिजनेस में आईटीसी ले ली थी, पहले आईटीसी लेकर फिर कहीं पे और ट्रांसफर करो, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है तो आपने भले ही फ्री में उसको दिया हो किसी और को, उसको हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे सप्लाई हुई है और वहां पर जीएसटी लग जाएगा। नंबर 2 केस कि आपने सप्लाई किया है गुड्स या सर्विसेज का बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मैंने आपको बताया था कि एक ही पेन पे आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं तो जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ओके, रिलेटेड पर्सन के आगे अच्छे से डेफिनेशन आएगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो हम वहां पर अच्छे से करेंगे, ठीक है। फॉर अ बिजनेस पर्पज किया है तो वहां पर आप सप्लाई मान लोगे भले कोई भी कंसिडरेशन वहां पर नहीं जा रहा। और थर्ड, सप्लाई हुआ है प्रिंसिपल टू हिज एजेंट या फिर एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुई है, रिलेटेड पर्सन को हुई है या फिर किसी अदर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया हुई है और बिजनेस के लिए हुई है तो आप इसको क्या मान लोगे? सप्लाई। देखो ये अलग जो सेकंड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना और इस लैंग्वेज को आप थोड़ा अच्छे से रीड कर लोगे ना तो आप एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ना समरी मैंने यहाँ पर दे रखी है क्योंकि हमारे साथ क्या होता है एग्जाम में हमें आंसर तो आता है लेकिन कैसे कनेक्ट करके आंसर लिखना है ना वो नहीं लिख पाते, तो ये समरी आपको हेल्प करेगी चीज़ों को कनेक्ट करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स for the purpose of considering tax liability. Examine the validity of the statement. जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आए ना तो आप एक बार लाइन सही से रीड करना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो वो करेक्ट लिख दो और उसका प्रोविजन लिख दो, लेकिन इनकरेक्ट है ना तो आपको 2 चीज़ों का रेफरेंस देना पड़ेगा। नंबर 1
कह रहे कंपोजिट सप्लाई कब मानी जाती है। नंबर 2, आपके हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कब लगता है। ये दोनों पॉइंट आप लिखोगे ना तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है कि यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है ना उसी को हम सप्लाई मानते हैं, और जो प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स रेट लगती है ना वही टैक्स रेट पूरे सप्लाई पे लगेगी। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या, जो आपका हाईएस्ट टैक्स रेट वाला प्रोविजन है वो कब लगता है। तो क्या है, इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। जब आपकी मिक्स सप्लाई होती है ना, दैट इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ अ टैक्स। यानी कि कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है हम उसको सप्लाई मानेंगे, जबकि मिक्स सप्लाई में क्या 3-4 ऐसे कॉम्बो बना के आप बेच रहे हो जो नॉर्मली बाजार में नहीं बिकते, तो उसको आप कहते हो मिक्स सप्लाई। और उसमें जो हाईएस्ट टैक्स रेट वाला गुड्स होगा ना उसी को हम मानेंगे, और उसी रेट से ना पूरी सप्लाई पर टैक्स लगेगा। तो दोनों पॉइंट आप दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल एंड पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ अ गुड्स। तो सिंपली पूछा है कि यार आप जब सप्लाई ऑफ अ गुड्स करते हो वहां पर ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल एंड पोजीशन जरूरी है, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सब लिखने। तो देखो 10 पॉइंट इससे रिलेटेड। सबसे पहले कि हाँ, जब भी आप कह रहे हो कि सप्लाई हो रही, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए। टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। सेकंड, उसका पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, वो सेलर से बायर के पास जाना चाहिए। ओके, तो कहा है यस, टाइटल एज वेल एज पोजीशन बोथ नीड टू बी ट्रांसफर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपने पोजीशन तो ट्रांसफर कर दी लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ है। बिकॉज टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है यानी ओनरशिप तो अब भी आपके पास है ना, तो फिर हो सकता है आपने अपनी जो प्रॉपर्टी वो रेंट पे दी हो या फिर किसी अदर कंडीशन में दूसरे पर्सन को दी हो। ओके, थर्ड केस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइटल ट्रांसफर होता है फ्यूचर डेट को, लाइक आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस दिया है या हायर परचेज अरेंजमेंट किया है, जहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो लास्ट किस्त के आने के बाद है ना ट्रांसफर होती है। तो ऐसे केस में आप सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानोगे अकॉर्डिंग्स टू शेड्यूल 2। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट देने हैं। नंबर 1 कि हाँ, टाइटल एंड पोजीशन दोनों ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर 2, अगर पोजीशन ट्रांसफर हो गया लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है तो हम इसको सर्विस मानेंगे। नंबर 3, फ्यूचर डेट पे हो रहा है, लाइक आपके सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर हायर परचेज, तो भी हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे एज पर शेड्यूल 2। तो देखो आपके ऐसे स्टडी मटेरियल में भी यही चीज़ें लिखी हुई है। क्या कहा है, क्या टाइटल और पोजीशन दोनों ही ट्रांसफ़र होने चाहिए सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। अगर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे टाइटल ना फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होता है, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर हायर परचेज अरेंजमेंट, तो वहाँ पर भी हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहेंगे इन टर्म ऑफ शेड्यूल 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन नहीं पूछा है, प्रोविजन को अप्लाई करना भी पूछा है, तो यहाँ पर थोड़ा आपका माइंड यूज होगा। तो देखो इसकी मैंने एक समरी बना दी है क्वेश्चन नंबर 6 की। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल से स्क्रीनशॉट लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल क्या बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1। यार आपको बताना है कि हम नीचे जो केसेस दे रहे हैं वो सप्लाई है या नहीं। तो देखो जब आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना रहता है। मैं बताऊंगी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में भी क्या कैसे उसने आंसर लिखा है। कैसा लिखा है उसने, फर्स्ट प्रोविजन दिया है, फिर फैक्ट दिए, फिर फैक्ट और प्रोविजन को मिला के उसने चीज़ें लिखी है, फिर कंक्लूजन दिया। अभी हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कैसे आईसीआई अपने आंसर को प्रेजेंट करता है। आपको भी एग्जाम में वैसे ही आंसर प्रेजेंट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स इजीली मिल सके। तो देखो फर्स्ट एक केस है, उसमें क्या कहा है कि जो सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स है ना उसने क्या किया है, उसकी एक फैक्ट्री है इन दिल्ली और एक डिपो है इन मुंबई।
बोथ डिसएस्टेब्लिश्ड आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। मैंने कहा था कि जब एक ही पेन पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखे हों तो वो लोग आपस में क्या कहलाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी जो आपकी फैक्ट्री है दिल्ली की और आपका जो डिपो है मुंबई का, वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ओके, फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम द डिपो। क्या हो रहा है ना कि यार फैक्ट्री से माल तुम डिपो में भेज रहे हो, ये आपका जो फिनिश्ड गुड्स जा रहा है ना वो डिपो में जा रहा है, और ये जो जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है। तो अब मुझे बताओ ये सप्लाई है या नहीं, क्योंकि देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए तो क्या बोलता है कि सप्लाई के लिए आपका कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिल जाए ना विदाउट कंसिडरेशन, तो माइंड आपका अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार विदाउट कंसिडरेशन है ना, मतलब कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। और ये क्या बोलता है कि यार गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हुई है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन, और वो विदाउट कंसिडरेशन हुई है और बिजनेस के लिए हुई है ना, तो हम इसको सप्लाई मान लेंगे चाहे कंसिडरेशन दो या नहीं। तो देखो इस केस में गुड्स ट्रांसफर हुआ है, हाँ, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, हाँ, फैक्ट्री और डिपो दोनों का अपना अपना रजिस्ट्रेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। नेक्स्ट बिजनेस के लिए हुआ है, हाँ, हम इसलिए गुड्स ट्रांसफर करें ताकि डिपो से हम माल बेच सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी को रेफर कर दोगे। नेक्स्ट चीज क्या रेफर करोगे, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि जो फैक्ट्री है और ये जो डिपो है वो आपस में ना डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो इसके लिए तुम क्या कहोगे कि देखो यह डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है, सेक्शन 25 में। तो फर्स्ट ये दोनों चीजें आप क्या दे रहे हो, प्रोविजन दे रहे हो, ये आपके क्या हो गए, प्रोविजन। फर्स्ट रेफर किया शेड्यूल 1 रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। नेक्स्ट आपने बताया डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, फिर आप कहोगे क्या क्वेश्चन के फैक्ट ये है, फिर प्रोविजन को फैक्ट के साथ कनेक्ट करो कि यार देखो फैक्ट्री और डिपो दोनों ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर सप्लाई मान लिया जाएगा। अब हम देखेंगे आईसीआई ने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया है, क्योंकि देखो हमारा आंसर अगर आईसीआई से मैच हुआ तो ही हमें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, शेड्यूल 1 रीड विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ये उसका पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट उसने रेफरेंस दिया डिस्टिंक्ट पर्सन का, कि डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं, कि जब आप क्या करते हो एक ही पर्सन ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, तो ईच सच रजिस्ट्रेशन क्या कहलाता है, कैसे ट्रीट होता है, लाइक अ डिस्टिंक्ट पर्सन। नेक्स्ट क्या देखो फैक्ट्री और डिपो ना आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे सप्लाई हो रही है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, बिजनेस के लिए हो रही है, इसलिए हम इसको सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट केस क्या है आपका कि रमन एक आर्किटेक्ट है इन चेन्नई, उसका भाई कहाँ पे, लंदन में, और वो वेल नोन लॉयर है। वेल नोन लॉयर मतलब वो अपने आप में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रमन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ना आपस में रिलेटेड पर्सन आ गए हैं, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमको देखनी रहेगी। रमन हैज टेकन अ लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। तो देखो हो क्या रहा है, रमन एक पर्सन है, वो चेन्नई में रहता है, ठीक है, उसका भाई जो है ना वो लंदन में रहता है, और वो क्या है, लॉयर है, मतलब अपना आराम से खर्चा निकाल लेता है, वो रमन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ना उसका भाई रमन को क्या दे रहा है, एक लीगल एडवाइस दे रहा है, किस मैटर पर, फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर, और कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, कोई कंसिडरेशन वो चार्ज नहीं कर रहा है, फ्री में उसको एडवाइस दे रहा है, उसको लीगल एडवाइस दे रहा है। तो हमसे पूछा है कि जो लीगल एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है ये सप्लाई कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो मैंने आपको कहा जब भी विदाउट कंसिडरेशन वर्ड आ जाए तुम्हारे माइंड में एक ही सेक्शन आना चाहिए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। इसको तो रट्टा मार लो, बार बार पूछा जा रहा है। ओके, तो वहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट नोट कराए थे, 2 and 4 वाले पॉइंट में कहा था कि इंपोर्ट ऑफ ए सर्विसेज हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, और बिजनेस के लिए हो रहा है। ये तीनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है ना तो हम कहेंगे हाँ भाई सप्लाई है।
तो देखो फर्स्ट कंडीशन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देखो रमन है चेन्नई का और उसका भाई है लंदन में बैठा हुआ, यानी यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो हुआ है। सेकंड रिलेटेड पर्सन, ये रमन और उसका भाई रिलेटेड है क्या? अब ये मत देख लेना कि भाई है तो रिलेटेड ही होगा, प्रॉपर आपको डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में कहा गया है कि आपके रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है, एक तो आपके स्पाउस आते हैं और बच्चे आते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके भाई बहन, तभी आपके रिलेटेड की डेफिनेशन में आएंगे जब वो आपके ऊपर होली या फुली डिपेंडेंट हो। यहाँ पर उसका भाई वेल नोन लॉयर है, यानी कि वो रमन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, और अगर रिलेटेड पर्सन ही नहीं है तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बिजनेस के लिए हुआ हो। नहीं भाई, हमने तो फैमिली डिस्प्यूट पे उससे राय मांगी है, लीगल एडवाइस मांगी है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तो आपको सबसे पहले किसकी डेफिनेशन देनी है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी रेफर करोगे, उसके बाद बताओगे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दो, फिर बताओ कि यार देखो रमन और उसके भाई रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि उसका भाई लॉयर है, इसलिए नॉट होली और मैनली डिपेंडेंट ऑन रमन। सेकेंड रीजन, उसने जो लीगल एडवाइस लिए वो पर्सनल मैटर के लिए लिए, फैमिली डिस्प्यूट के लिए लिए, कोई बिजनेस के लिए नहीं लिए, इसलिए हम इसको सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो आईसीएआई ने कैसे आंसर लिखा है। आईसीएआई क्या कह रही है कि देखो सबसे पहले शेड्यूल 1 को रीड करो, रीड विथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। यहाँ पर क्या कहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है, रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, बिजनेस के लिए हो रही है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट थिंग, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दो। रिलेटेड पर्सन में कौन आता है? इफ दे आर मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली की डेफिनेशन दी हुई सेक्शन 2 सबसेक्शन 49 में। क्या फैमिली में आपके बच्चे आएंगे, आपके स्पाउस आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ब्रदर आएंगे, सिस्टर आएंगे, लेकिन वो आप पर अगर डिपेंडेंट होंगे तो, यानी स्पाउस और चिल्ड्रन तो आएंगे ही, कोई कंडीशन ही नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर ब्रदर है, सिस्टर है, उनके ऊपर कंडीशन डालिए कि वो आप पे डिपेंडेंट है तो ही आपकी फैमिली में आएंगे। इस केस में क्योंकि भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है लेकिन रमन और उसका भाई आपस में रिलेटेड नहीं है। सेकंड कारण कि हम इसको सप्लाई नहीं मान रहे हैं, वो पर्सनल मैटर पर लीगल एडवाइस दे रहा है, बिजनेस के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन लिखा है, फिर फैक्ट लिखा है, फिर प्रोविजन और फैक्ट को आपस में कोरिलेट किया है, लास्ट में कंक्लूजन दिया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रमन ब्रदर्स टू हिम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ in the above case Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai? तो देखो आपने ऊपर का जो बी पॉइंट है उसमें हमने सप्लाई क्यों नहीं कंसिडर किया था कि यार वो तो फैमिली मैटर पर अपनी एडवाइस दे रहा था, बिजनेस था ही नहीं। एंड सेकंड हमने कहा था कि आपस में रिलेटेड पर्सन ही नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मान लो बी पॉइंट में ये फैमिली मैटर पर नहीं, किसी बिजनेस पर्पज के लिए लीगल एडवाइस दे रहा होता तो भी क्या आप इसको सप्लाई मानते या नहीं? तो हम कहते हैं नहीं, हम इसको सप्लाई नहीं मानते क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, और अगर रिलेटेड पर्सन नहीं है तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी की, इसलिए हम इसको सप्लाई नहीं मानते, भले ही ये बिजनेस पर्पज के लिए दे रखा। ऊपर हमने 2 रीजन बताए थे कि यार 2 रीजन के कारण हम सप्लाई नहीं मान रहे, और नीचे कहा गया है कि एक रीजन नहीं हो तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसमें अगर ये रिलेटेड पर्सन होते तो ही हम इसको सप्लाई मानते। तो पार्ट 1 में हम 6 क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ट्राई कर रही हूँ जीएसटी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना उनकी समरी आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि क्वेश्चन एंड आंसर करते टाइम ना आपको जोड़ना है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता था कि यार खुद से जब चीज़ें रीड करनी रहती थी ना तो मुझे करने का मन ही नहीं करता था, लेकिन एक बार किसी ने वीडियो में रीड करके बता दिया या समरी बता दी तो मैं फटाफट चीज़ें कवर कर लेती थी। तो अगर वीडियो रियली आपको हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।